एक पाक फौज का जवान SSG कमांडो, एक बाजीगर की हंगामा खेज दास्तान। मैं दुश्मन की दो पोस्टों के दरमियान से गुजर कर आया था। एक पोस्ट नाले की जनूबी टेकरी पर थी, उसे लाली पोस्ट कहते थे, और दूसरी शुमाली समत में लाली पोस्ट से थोड़ा पीछे हटकर बनी हुई थी और लाली 2 कहलाती थी। दोनों पोस्टों के पास शदीद आलात की मौजूदगी यकीनी थी। लाजिमन धुंध की वजह से मैं उनकी नजरों से ओझल रहा था। मैंने दोबारा घड़ी देखी, 12:15 हुए थे। वक्त रींग रींग कर गुजर रहा था। मेरे चाहने से वक्त की रफ्तार तेज नहीं हो सकती थी। मौसम बिल्कुल साफ हो गया था। इक्का दुक्का नजर आने वाले बादल भी गायब हो गए थे। अब तो फकत यही दुआ मांग सकता था कि या इलाही दुश्मन को चंद घंटों के लिए अंधा कर दे। लेकिन उस दिन मेरी दुआएं बिल्कुल ही बेअसर रहीं। चंद लम्हे बाद ही मुझे चंद सफेद धब्बे हरकत करते नजर आए। छुपने का सवाल ही पैदा नहीं होता था और ना भाग ही सकता था। हथियारों के नाम पर मेरे पास सिर्फ बर्फ पर चलने की मददगार छड़ी थी। आतिशी असलहे से उसका तकाबुल चूंटी और हाथी का मुकाबला करवाने जैसा था। दुश्मन अगर खाली हाथ होते तो लड़कर भागा जा सकता था, मगर सवाल ये था कि भाग कर कहाँ जाता। मेरे पाँव के निशान दुश्मन को खींच कर वहाँ ला रहे थे। हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर मैंने अपने पिट्ठू की तलाशी ली, लेकिन कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं थी जो दुश्मन को फायदा देती। मेरी जेब में हाथ का बना हुआ नक्शा और घर से आने वाले दोनों खत मौजूद थे। नक्शा और कमांडो के पते वाले खत का लिफाफा पुर्जे किया और दांतों से चबाकर बर्फ में फेंक दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि दुश्मन को मेरे कमांडो होने का पता चले। वो जल्द ही करीब पहुंच गए थे। उनकी तादाद 5 थी। सबके हाथों में SMG थी। इंडिया की फौज में आमतौर पर जर्मनी की बनी हुई राइफल G2 इस्तेमाल होती है। इसका असल नाम G1 है। इंडिया ने थोड़ी बहुत तब्दीली करके इसे G2 का नाम दे दिया है, और पाकिस्तान आर्मी में भी यही राइफल थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ G3 के नाम से इस्तेमाल हो रही है। ये राइफल करीब और दूर हर किस्म की लड़ाई में इस्तेमाल होती है, लेकिन बर्फीले इलाके में ये काम छोड़ देती है, जो एक बड़ी खामी है। तभी उस इलाके में दोनों मुल्कों की अफवाज चाइना या रूस की बनी क्लैशनकोफ इस्तेमाल करती हैं, और उसे फौजी इस्तिलाह में SMG यानी शॉर्ट मशीन गन कहते हैं। आजकल पाकिस्तान और इंडिया में भी क्लैशनकोफे बन रही हैं। इसे AK-47 भी कहते हैं। क्लैशनकोफों के खौफनाक धानों का रुख मेरी जानिब था। मज़ाहमत करना बेफायदा था। तभी उनके नजदीक पहुंचने से पहले मैं हाथ उठाए उनके सामने पहुंच गया। वो 50-60 कदम के फासले पर रुक गए थे। एक ने दुरुस्त लहजे में हुक्म दिया, आगे आ जाओ। मैं मोहतात कदमों से करीब हुआ। तमाम ने गनों का रुख मेरी जानिब किया हुआ था और गलत हरकत पर लुबलुबी दबाने को तैयार थे, लेकिन मेरा मरने का कोई इरादा नहीं था। करीब जाकर मैं रुक गया। रवि, इसकी तलाशी लो। मुझे बुलाने वाला अपने साथी को मुखातिब हुआ। यकीनन वो उनका सीनियर था। उसके ओहदे का अंदाजा लगाना मुश्किल था, क्योंकि पार्के की वजह से उसका रैंक नजर नहीं आ रहा था। यूं भी उस इलाके में वर्दी का इस्तेमाल नहीं होता था। लोग ज्यादातर ट्रैक सूट वगैरह इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता उम्र से वो सूबेदार ही लगता था। बाद में मेरे अंदाजे की तस्दीक भी हो गई थी, वो सूबेदार ही था। जी सर कहते हुए रवि आगे बढ़ा। क्लैशनकोफ कंधे से लटकाई और तलाशी लेने लगा। मेरी जेब से सिवाय खतूत के कुछ नहीं निकला था। पानी की बोतल और टॉर्च उसने मेरी जेब में रहने दी थी। उसने मायूसी से सर हिलाया। कुछ नहीं है सर। सीनियर ने कहा, ये कागज मेरे पास ले आओ। मैं दरखास्त गुजार हुआ, मैं हाथ नीचे कर सकता हूँ। वो मुख्तसरन बोला, कर लो, और रवि से खतूत लेकर पढ़ने लगा। यकीनन वो उर्दू रस्मुल खत पढ़ना जानता था, वरना हिंदी और उर्दू बोलने में मुमासिल होने के बावजूद रस्मुल खत के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। दोनों खत पढ़कर उसने गहरा सांस लिया। उमर जान, सामान वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? मैंने अपने पिट्ठू की जानिब इशारा किया है। उसकी तलाशी भी बेकार रही थी। उसने मानी खेज लहजे में पूछा, हथियार किधर है? मैंने नफी में सर हिला दिया, नहीं है। रवि ने ख्याल जाहिर किया, सूबेदार साहब, इसने हथियार बर्फ में ना छुपा दिया हो। तमाम दाएं बाएं देखने लगे जैसे सचमुच कोई हथियार बर्फ में दफन कर रखा हो। सूबेदार ने रवि के ख्याल को अहमियत दी थी। ढूंढो। तमाम असबात में सर हिलाते हुए ढूंढने लगे। वो खुद मुझ पर नजर रखे रहा। उसने तफ्तीश का आगाज किया। सरहद पार करने का मकसद? मैंने मुअद्दब लहजे में कहा,
सर गलती से आया हूँ, पोस्ट से घर जाने के इरादे से भागा, लेकिन धुंध की वजह से रास्ता भूल पड़ा। ये खत मुझे कल रात मिले हैं। रास्ते बंद होने की वजह से छुट्टी का मिलना मुश्किल था, तभी बगैर छुट्टी मांगे भागना पड़ा, लेकिन बदकिस्मती आड़े आ गई। वो बोला कहानी अच्छी है बालिक, लेकिन तफ्तीश करने वालों को कितना मुतासिर करती है ये तुम्हारी किस्मत पर मुनसर है। ये कहकर वो वायरलेस पर मेरी गिरफ्तारी का बताने लगा। दास फॉर 2 ओवर, आवाज आई 2 फॉर दास, सेंड योर मैसेज ओवर। सर एक ही परिंदा है, पकड़ लिया है लेकिन चोंच कटी हुई है, ओवर। चोंच कटी होने का मतलब मेरे पास हथियार का न होना था। आवाज आई उसे नंबर 5 पर पहुंचाकर तुम लोग कल वापस आ जाना, ओवर। ये बोला ठीक है सर, ओवर। ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया गया। चारों अफराद नाकाम तलाश के बाद हमारे नजदीक आ गए थे। सूबेदार दास तंजिया लहजे में बोला तुम्हारे छुट्टी जाने के शौक ने हमें कष्ट में डाल दिया है। इसको कहाँ ले जाना है सर? वो आदमी जो मेरी राइफल की तलाश में काफी दूर तक निकल गया था और वायरलेस सेट से दिए गए ऑर्डर को नहीं सुन सका था, उसने पूछा। हालांकि अगर उसमें जरा भी अक्ल होती तो वो उसी जगह की तलाशी लेता जिस जगह तक मेरे पांव के निशान बने हुए थे। सूबेदार दास की बजाय रवि बोला इसे गुजरान पर पहुंचा कर वापस आना है। पहला आदमी सर हिलाते हुए बोला इसका मतलब है कि वापसी कल ही होगी। सूबेदार दास मुझसे मुखातिब हुआ, अपना पिट्ठू उठाओ और लक्ष्मण के पीछे चलो, और मैं अपने पिट्ठू की जानिब बढ़ गया, जबकि लक्ष्मण नामी शख्स गुजरान पोस्ट के रास्ते पर चल पड़ा। मैं उसके पीछे हो गया और बाकी तमाम मेरे पीछे सिंगल लाइन में चल पड़े। सूबेदार दास सबसे आखिर में था। चलते चलते मैंने घड़ी पर निगाह दौड़ाई, 3 बजने वाले थे। हम शाम तक चलते रहे। रास्ते में चढ़ाइयों की बनिस्बत उतराइयां ज्यादा थीं, इसलिए हम काफी फासला तय कर चुके थे। बादल टुकड़ियों की सूरत आसमान पर जमा होना शुरू हो गए थे और हल्की हल्की हवा चलने की वजह से इकट्ठे होते जा रहे थे। बर्फ पिछले दिन की निस्बत सख्त हो गई थी, इसलिए पांव बहुत ज्यादा गहराई में नहीं उतर रहे थे। एक सीधी चढ़ाई के करीब जाकर हमारा गाइड रुक गया। क्या बात है मोहन? सूबेदार दास ने चिल्लाकर पूछा। रास्ते में हमारे गाइड बदलते रहे थे और उस वक्त लक्ष्मण की बजाय मोहन नामी जवान हमारा गाइड था। मोहन बोला सर इस जगह एवलांच गिरने का खतरा है, अगर इजाजत हो तो फायर करके तसल्ली कर लें। बाज़ औक़ात बर्फानी तोदे को तहरीक देने के लिए हल्की सी आवाज की जरूरत होती है, इसलिए ऐसी हसास जगहों पर आर्मी उमूमन किसी भी हथियार का फायर करती है और बर्फानी तोदा अगर गिरने वाला होता तो गिर पड़ता है। सूबेदार दास ने नफी में सर हिलाते हुए कहा नहीं इस जगह कोई खास जरूरत नहीं, और मोहन एक मर्तबा फिर चल पड़ा। मैं भी उसके पीछे हो लिया। सारी रात का सफर और फिर दिन को भी आराम न मिलने के बायस मैं सख्त थकावट महसूस कर रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि आराम किया जाए, लेकिन दुश्मन के सामने मैं इस किस्म की कोई कमजोरी जाहिर नहीं कर सकता था। बर्फानी तोदे के मुतालिक सुनकर मेरी आंखें उस मलगजे अंधेरे में चारों तरफ घूम रही थीं, जहां बर्फानी तोदा गिरने की सूरत में बचा जा सकता था। तमाम लोग खामोशी से चढ़ाई चढ़ रहे थे, हालांकि रास्ते में उनके मुंह किसी भी जगह बंद नहीं हुए थे और वो सारे रास्ते मुझे कोसने के साथ साथ पाकिस्तान आर्मी का भी मजाक उड़ाते रहे थे। मजाक उड़ाने में लक्ष्मी नामी आदमी पेश था। पाक आर्मी के बारे में सैकड़ों लताइफ और बेसरोपा बातें उसे अजबर थीं, जिन्हें वो सारे रास्ते मुंह से उगलता रहा, जबकि मेरी कोशिश ये थी कि दाएं बाएं के मंजर देखने में मशगूल रहूं और उनकी बातों को न सुनूं। लेकिन ये समात बड़ी जालिम होती है और ऐसी बातें जो आप नहीं सुनना चाहते उनको सुनाने में कोशां रहती हैं। चढ़ाई काफी मुश्किल थी, इसलिए हमारी रफ्तार बहुत सुस्त हो गई थी। उनकी बातों से मुझे ये भी पता चला कि उसके बाद गुजरान तक काबिल जिक्र चढ़ाई नहीं थी। हम दरमियान तक ही पहुंच पाए थे कि अचानक तेज गड़गड़ाहट उभरी। वो भयानक आवाज मेरे कानों के लिए नामानूस नहीं थी। बादल गरजने जैसी बुलंद आवाज बिलाशुबा उस आफत की थी जिसे बर्फानी तोदा कहते हैं। उसकी हलाकत आफरीनी से सिर्फ वही लोग वाकिफ होंगे जिन्हें बर्फानी इलाके में रहने का इत्तेफाक हुआ हो। उसमें फंसना 99% मौत थी। बचने की कोशिश उमूमन नाकाम ही रहती, लेकिन मौत को सामने पाकर इंसान हाथ पांव मारने से नहीं टल सकता। तेरा बेड़ा गर्क हो मुस्ले। लक्ष्मण इस नाजुक वक्त में भी मुझे कोसने से बाज नहीं आया था। मैं चढ़ाई चढ़ते हुए ऐसी जगह की तलाश में रहा था कि जहां बर्फानी तोदा गिरने की सूरत में बचा जा सके, मगर अतराफ में कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी। गड़गड़ाहट सुनते ही मैंने सबसे पहले तो पिट्ठू कंधों से निकाला। उसके होते हुए मैं अपना दिफा खुलकर नहीं कर सकता था। उस वक्त मेरे दिमाग में रट्टू स्कूल के सीनियर इंस्ट्रक्टर मेजर आफ्ताब की हिदायत
तरोताजा हो गई थीं। जवानों, घबराने वालों की अक्सरियत को नाकामी का सामना करना पड़ता है। बर्फानी तोदे की लपेट में आना 99% मौत है, और जब बचने के इम्कान मौजूद हों तो कोशिश करने वाले 1% का मिस्ताक बन सकते हैं। ऐसी किसी भी सूरत हाल का सामना करना पड़े तो रुककर मौत को गले लगाने की बजाय भागकर जिंदगी से लिपटने की जिद्दोजहद करना। हरकत में रहना तुम्हारे बचने के इम्कानात को बढ़ा देगा, और जो ही बर्फ की बाढ़ से टकराव हो अपने हाथों को यूं घुमाना जैसे तैराकी में चलाए जाते हैं। मैं उतराई की तरफ दौड़ा और जैसे ही बर्फ का सैलाब करीब पहुंचा, जिस्म को ढीला छोड़ते हुए मैं तैराकी के अंदाज में बाजू मारने लगा। वो तमाम जोर जोर से भगवान और राम को पुकार रहे थे, मगर बर्फानी तोदे ने उन्हें ज्यादा देर वावेला करने को नहीं छोड़ा था। एक दो चीखों के बाद बर्फानी तोदे ने उनकी आवाजें बंद कर दी थी, या शायद मेरी समातों पर ही मोहर लगा दी थी। वो बुलंदी जहां पहुंचने में घंटा भर लगा था, बर्फानी तोदे ने मिनट से भी कम अरसे में हमें वापस नशेब में पहुंचा दिया था। मैंने हरकत बंद नहीं की थी, बल्कि नरम बर्फ को धकेल कर चेहरे और जिस्म के लिए काफी जगह बना ली थी। अपने उस्ताद की शफकत भरी आवाज मेरी रहनुमाई कर रही थी। सबसे पहले अपने चेहरे और जिस्म से बर्फ को दूर धकेलना, उसके बाद आहिस्ता से थूकना। अगर थूक वापस मुंह पर गिरे तो समझ जाना तुम्हारा मुंह ऊपर है। इसके बरक्स होने की सूरत में तुम्हारा मुंह नीचे होगा। बर्फानी तोदे में फंसकर कई ऐसे लोगों को भी हलाक होना पड़ा जिन्होंने कोशिश तर्क नहीं की, लेकिन बजाय ऊपर जाने के नीचे ही नीचे बर्फ खोदते रहे, जो बेफायदा रहा। इसलिए सबसे पहले अपनी जिद्दोजहद की समत मुतय्यन करें। मैंने आहिस्ता से थूका, थूक चेहरे पर ही गिरा। मैं समझ गया कि चेहरा ऊपर की समत है। मैंने अपने उस्ताद से मजीद रहनुमाई हासिल की। अपनी तवानाई ज़ाया मत करना। पहले अपना एक हाथ ऊपर की तरफ सीधा करो। अगर बर्फ कम हुई तो हाथ बर्फ से बाहर निकल जाएगा, वरना चेहरे के सामने बर्फ खोद कर नीचे डालते जाओ और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाओ। तेजी की सूरत में ज्यादा ऑक्सीजन जाया कर बैठोगे और दम घुटने से मरना पड़ेगा। मैंने बायां बाजू ऊपर उठाया। बर्फ गिरने की वजह से काफी सख्त हो गई थी, लेकिन मेरे हाथ को आगे बढ़ने से न रोक सकी। ये महसूस करके मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा कि हाथ कलाई के ऊपर से आजादाना हरकत कर रहा था। मैंने जो ही हाथ वापस खींचा, ताजा हवा का झोंका अंदर आ गया था। चंद लम्हों बाद ही सुराख को चौड़ा करके बाहर निकल आया था। बाहर आते ही लक्ष्मण पागलों की तरह हरकत करता नजर आया। उसके दोनों हाथ खाली थे। वो कभी एक जगह और कभी दूसरी जगह पर खुदाई करके अपने साथियों को तलाश कर रहा था। खुदाई के साथ वो जोर जोर से आवाजें भी दे रहा था, और आवाज ही से मैंने उसे पहचाना था। सूबेदार साहब, मोहन, रवि, शंकर, वो मुसलसल पुकार रहा था। मेरी जानिब उसकी पीठ थी, न जाने वो कैसे बच निकला था। जो ही उसका रुख मेरी जानिब हुआ, वो खुशी से पुकारा, रवि। रवि भी मेरी तरह ही लंबा था, तभी उसे मुझ पर रवि होने का शुबा हुआ। वो जो ही करीब आया, मैं बोल पड़ा, मैं उमर जान हूँ। वो हिज़यानी अंदाज में चीखा, गंदे मुसले, तुम जिंदा बच गए। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। पहले तुम्हें नर्क में पहुंचा दूं, फिर बाकियों को ढूंढूंगा। वो मुड़कर भाग पड़ा। यकीनन उसका इरादा हथियार लेने का था, लेकिन मैं उसके इरादे के हक में नहीं था। दौड़ने की बजाय पानी के अंदर कूदने के अंदाज में मैंने छलांग लगाई और उसे ढांप लिया। ऊंचाई की वजह से भारी लिबास के बावजूद मुझे छलांग लगाने में दिक्कत नहीं हुई थी। उसके मुंह से बेइख्तियार कराह निकली। उसे गिरबान से पकड़कर मैंने इस्तेहज़ाई लहजे में कहा, मिट्ठू, अब तुम्हारी बारी खत्म हुई। उसने मेरा गला दबोचने की पूरी कोशिश की, मगर भरपूर थप्पड़ खाकर बर्फ पर जा गिरा। उसके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो सिर्फ हथियार चलाने की हद तक तरबियत शुदा था। खाली हाथों शायद वो आम आदमी पर भी काबू नहीं पा सकता था। भारी थप्पड़ खाकर उसने दोबारा उठने की कोशिश नहीं की थी। मैंने दोबारा उसे गिरबान से पकड़कर सीधा खड़ा किया। अब बताओ, पाकिस्तानी फौज हिजड़ों का जत्था है या इंडियन आर्मी? वो धमकी देने से बाज नहीं आया था। मुझे मारकर तुम नहीं बच सकते। मैं हंसा। वो तो तुम्हें छोड़कर भी नहीं बचूंगा। उसने जल्दी से पेशकश की, मैं सारे इलाके से वाकिफ हूँ, तुम्हें सरहद तक पहुंचा सकता हूँ। मैंने उसे अपनी समत खींचा। किसी कमीने की मदद लेने की बजाय मैं मरना पसंद करूंगा। दूसरे ही लम्हे उसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में थी। कटाक की आवाज के साथ ही वो अजियत से हाथ पांव झटकने लगा। तलाशी लेने पर उसकी जेबों से इजाफी मैगजीन, थोड़ी सी नकदी और चंद फोटो मिले थे। फोटो मैंने उसकी जेब में ही रहने दिए। अलबत्ता पैसे और मैगजीन मेरे काम आ सकते थे। उसे घसीट कर उस गड्ढे में डाला
था जहां से मैं खुद बाहर आया था। गड्ढे को बर्फ से पाट कर मैं उसका हथियार तलाश करने लगा। थोड़ी सी तलाश के बाद मुझे उसका हथियार मिल गया था। अपना पिट्ठू मुझे तलाश करने पर भी न मिला। उसके बगैर खुराक की जरूरियात का पूरा करना मुश्किल हो जाता। बहरहाल मैं पिट्ठू ढूंढने को वहां खुदाई नहीं कर सकता था और जितना जल्दी मुमकिन होता वहां से दूर जाना बेहतर था। आसमान पर बादलों की हुक्मरानी थी, सितारे नजर नहीं आ रहे थे। ऐसी सूरत में समतों की पहचान नामुमकिन हो गई थी। मैं सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता था और अंदाजे ही से मैं आगे बढ़ गया। आपको शायद मेरे समत का अंदाजा ना हो सकने की बात हजम नहीं हो रही होगी, खास तौर पर उन लोगों को जिन्हें अपने शहर से बाहर जाने का कभी मौका नहीं मिला। अलबत्ता फौजी और दूर दराज इलाकों का सफर करने वालों को मेरी मुश्किल का अच्छी तरह इतराक होगा। मेरी कोशिश थी कि जिस रास्ते पर हम आए थे उससे थोड़ा हट कर चलूं, अलबत्ता समत वही बरकरार रखी जाए, क्योंकि उसी जानिब मैं जल्द से जल्द इंडिया की हुदूद पार कर सकता था। अपनी पोस्ट से चलते वक्त पानी की जो बोतल मैंने जेब में डाली थी वो अब तक मेरी जेब में ही थी। मैंने 2 घूंट पानी पिया। उसे पानी पीने की बजाय बर्फ चबाना कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पानी बर्फ में तब्दील हो चुका था। अलबत्ता बर्फ मीठी थी कि उसमें वाफिर मिकदार में चीनी हल थी। थकन और भूख से बुरा हाल था, लेकिन मैं चलने पर मजबूर था। जिंदगी की चाह से ज्यादा मुझे घर की फिक्र थी, क्योंकि अच्छी तरह जानता था कि जल्द से जल्द घर पहुंचो। इस बात से चचा जान की मुराद क्या थी। गंडापुरों की दुश्मनी जितनी आसानी से शुरू होती है, उसका खातिमा उतना ही दुश्वार और मुश्किल होता है। खानदान के खानदान दुश्मनी की भेंट चढ़ जाते हैं। पत्थर दिलों में अगर कोई अच्छाई है तो सिर्फ इतनी के औरतों पर हाथ नहीं डालते, लेकिन गोली और आग किसी औरत को नहीं पहचानती, क्योंकि कई दफा ऐसा भी हुआ कि मुखालिफिन के घरों को आग लगा दी गई, जिसके बायस औरतें और बच्चे तक जल गए थे। मुख्तलिफ किस्म के अंदेशों और वसवसों में घिरा मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता रहा। गर्म जैकेट और पाजामा पिट्ठू में रह गया था, इसलिए 10-15 मिनट से ज्यादा आराम को रुकना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। चलते हुए बमुश्किल घंटा सवा घंटा ही हुआ होगा कि हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई। मैंने सफर जारी रखा कि रुकने का मतलब मौत था, और बर्फ की मौत आग में जलने से भी ज्यादा भयानक होती है। बर्फबारी आहिस्ता आहिस्ता तेज होने लगी। आगे जाकर रास्ता 2 अतराफ में मुनक़सिम हो गया था। लम्हा भर रुक कर मैंने राह का तायुन किया और अल्लाह का नाम लेकर दाएं रास्ते चल पड़ा। ढलान पर चलना हमवार जमीन पर चलने के मुकाबले में मुश्किल होता है। बुलंदियों और गहराइयों की मुसाफत तय करना कितना दुश्वार होता है, इसका अंदाजा पहाड़ों में सफर करके ही हो सकता है। मैं जितनी तफसील और बारीक बीनी से भी बताऊं, शायद सुनने वालों को मेरी हालत का अंदाजा नहीं हो सकता। एक नाला उबूर करके मैं किनारे की बुलंदी पर पहुंचा। दूर से हल्की सी रोशनी की झलक दिखाई दी। इंडिया की कोई पोस्ट ही हो सकती थी। मैंने अपना रुख रोशनी की जानिब मोड़ लिया कि कुछ खाने की सबील पैदा की जाए। रास्ता बतदरीज बुलंद होना शुरू हो गया था। नाले की शुमाली समत, अंदाजे के मुताबिक कह रहा हूँ कि वो कोई और समत भी हो सकती थी, एक बुलंद पहाड़ी थी जिसकी करीबन चोटी पर रोशनी नजर आ रही थी। वो मुझे गश्ती पार्टियों की रहनुमाई को रास्ते में कायम की हुई चौकी लगी थी। ऐसी चौकियों पर संतरी बहुत ज्यादा मुस्तैदी से पहरा नहीं देते, और मौसम भी ऐसा था कि संतरी का चौकस रहना कयास से बईद था। उसके बावजूद पहाड़ी की बुलंदी तय करते हुए मैं बेहद मोहतात रहा। रोशनी एक मोखे यानी सुराख से झलक रही थी। यकीनन वो मोखा संतरी की दीदबानी को इस्तेमाल होता था। ऊपर पहुंचकर मैं बर्फ पर लेटा और रेंगता हुआ रिहायशी बंकर की जानिब बढ़ गया। नर्म बर्फ पर लेटकर रेंगने का अपना ही लुत्फ है। ना तो कंकर कोहनियों में चुभ रहे थे, ना संगलाख जमीन हरकत में मजाहिम थी, लेकिन वो शुगल जारी रखने का वक्त नहीं था। जो ही रिहायशी बंकर के नजदीक पहुंचा, मुझे दाखिली दरवाजा दिखाई दिया। दाएं बाएं कोई मोर्चा दिखाई न दिया जिसकी तलाशी मुझे जरूरी मालूम होती। यकीनन रिहायशी बंकर ही में बैठकर पहरेदारी की जाती। रोशन मोखे और दरवाजे के माबैन 10 फुट के बकदर फासला था। कुछ और नजदीक होने पर मुझे गाने सुनाई दिए जो रेडियो के मरहूने मिन्नत थे। पहरेदार वक्त गुजारने को गानों से दिल बहला रहा था। मैं आहिस्तगी से उठा और क्लैशनकोफ को दाएं हाथ में पकड़कर एकदम दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। तेज रफ्तारी का ये फायदा था कि पहरेदार को संभलने का मौका न मिलता। यूं भी मेरी क्लैशनकोफ फायर करने को तैयार थी। पहरेदार के पास इतनी मोहलत न होती कि मेरा मुकाबला कर पाता, मगर वहां मुझे पहरेदार नजर न आया। वो एक छोटी सी गैलरी थी। रेडियो को लकड़ी की कुर्सी पर रखकर पहरेदार या तो दूसरे पहरेदार को जगाने गया था या फितरती तकाजा पूरा कर रहा था। एक लालटेन दीवार के साथ लटकी हुई थी और उसी की रोशनी मोखे से गुजर कर मुझे मुतवज्जे करने का बायस बनी थी। दरवाजे के साथ ही बैतुल खला का दरवाजा था
जिस पर बोरी लटकी हुई थी। अंदर झांकने पर कोई भी नजर न आया। मैं दबे कदमों दूसरे दरवाजे की जानिब बढ़ा जहां किसी के बातें करने की मध्यम आवाज आ रही थी। मैंने मोहतात अंदाज में दरवाजे से कान जोड़ दिए। कोई वायरलेस सेट पर बात कर रहा था। उसकी बुलंद आवाज दरवाजा बंद होने की वजह से निहायत मध्यम सुनाई दे रही थी। पार्टी के वापस पहुंचते ही इत्तला दे दूंगा सर, ओवर। खड़खड़ाती आवाज में उसे ताकीद की गई। बहुत ज्यादा मोहतात रहना, ओवर। ठीक है सर, ओवर। और ओवर एंड ऑल कहकर राब्ता खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।